मिसेज मुखर्जी ने प्रेम विवाह किया था। विवशता का प्रेम और जबरदस्ती का विवाह। बीते 3 वर्षों में उनके पास प्रेम के बस अवशेष बचे हुए हैं। और विवाह, हाँ, विवाह तो शेष बचा ही है, क्योंकि विवाह को वे चाह कर भी नहीं तोड़ सकती। इज्जत, सामाजिकता, ममता उनके बंधन है, और फिर कोई कारण भी तो नहीं है विवाह तोड़ने का। फिलहाल जो कुछ भी शेष है वो काफी टूटा फूटा है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, मिसेज मुखर्जी खुद ही नहीं जान सकी। वो बस यादों के तिनकों को चुनती रहती है। उन दिनों मिसेज मुखर्जी गीतू के नाम से पहचानी जाती थी। गीतू उम्र की उस दहलीज पर खड़ी थी जहां से सारी दुनिया ही सुहानी लगती है। आईने में अपनी सूरत देखना उसे भाता था। अपने लंबे घने बालों में वो बड़े प्यार से कंघी करती थी। हर तरफ से अपना चेहरा घूम घूम कर देखती। कुल मिलाकर देखा जाए तो गीतू कोई बेहद खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आकर्षण था। गोल चेहरा, नुकीली ठोड़ी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, कुछ कुछ आपस में जुड़ती हुई भौहें। हाँ, रंग जरूर सांवला था लेकिन दबा नहीं, खिलता हुआ। हंसती तो किसी परी जैसी लगती। जब बीए में गीतू के डिस्टिंक्शन मार्क्स आए तब एकदम से हर कोई उसे पहचानने लगा। और तो और एमए प्रीवियस की इंट्रोडक्शन पार्टी में उसे ब्यूटी विद ब्रेन का टाइटल भी मिल गया। लेकिन उन्हीं दिनों किसी ने गीतू का छोटा सा दिल भी छीन लिया था। एक लड़का तुषार, जिसकी गहरी निगाहें लगातार उसे देखा करती। प्यार से लंबा सांवला तुषार कविताएं लिखता था। प्रेम की, विरह की, मिलन की कहानियां ऐसी लिखता था जो मन को छू जाएं। उसकी एकाध कहानियां साहित्यिक और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई थी। बहुत सी साहित्यिक गोष्ठियों से उसको बुलावा भी आने लगा था। गीतू को तुषार का साथ अच्छा लगने लगा। यूनिवर्सिटी जाने का हर दिन तुषार के साथ रहने का और वक्त बिताने का दिन होता। हर बीतते दिन के साथ उनका प्रेम और गहरा होता जा रहा था। दिन उड़ते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। मीठे, मधुर प्रेम में डूबे हुए दिन। गीतू जब तुषार की आंखों में देखती तो उसे महसूस होता कि तुषार की निगाहों में अलग ही चमक है। उसके शब्दों में जादू होता और गीतू उस जादू में खो जाती। ऐसे ही एक दिन गीतू ने घर में बताया कि वो तुषार से ब्याह करना चाहती है। घर में तब कोई तूफान नहीं मचा। बस मम्मी पापा ने एक बार तुषार से मिल लेना चाहा। उस दिन तुषार घर आया तो कुर्ता पायजामा ही पहने हुए था। प्यासा के गुरुदत्त जैसा लगा गीतू को। वो मुस्करा उठी थी। हाँ, कंधे पर एक झोला टाइप बैग टंगा था जिसमें उसकी कुछ साहित्यिक निधि रखी हुई थी। शायद वो गीतू के पापा को कुछ कुछ सुनाकर इम्प्रेस करना चाहता होगा, लेकिन पापा की नजरों को देखकर लगा कि उन्होंने पहली ही दृष्टि में तुषार को नापास कर दिया था। उनका पहला सवाल था, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, बरखुरदार? किसी कंपटीशन वगैरह में बैठने का इरादा रखते हो क्या? मुझे अपनी पहचान एक लेखक और कवि के रूप में चाहिए, सर। एक सफल लेखक। कंपटीशन वगैरह मेरे जैसों के लिए नहीं है। सब अफसर हो जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? लेकिन बिना किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तुम्हारे साथ गीतू की शादी कैसे हो सकती है? थोड़ा समय दीजिए, सर। इस फील्ड में सफल होने में टाइम लगता है। मुझे खुद पर भरोसा है। तुषार का आत्मविश्वास देखकर गीतू निहाल थी। तुषार बहुत कुछ कहता रहा लेकिन गीतू ने नोटिस किया कि मम्मी और पापा दोनों ही ऊब रहे हैं। उनके चेहरों पर तुषार के लिए घोर उपेक्षा थी। पापा की बातचीत में एक रूखापन था।
साफ जाहिर था कि उन्हें तुषार पसंद नहीं आया। मम्मी ने भी अपनी राय दी कि इतने हल्के में जिंदगी को लेने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। ये लड़का जीवन में कभी कुछ नहीं बन सकेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। उन्हें तुषार नेता टाइप का लगा। इस तरह के लड़के उनको नहीं पसंद आते। गीतू को रुलाई आ गई। मनोहार, जिद, धमकी और आंसुओं के बावजूद भी गीतू मम्मी पापा से अपनी जिद नहीं मनवा सकी। किसी ने उसकी सूजी आंखें नहीं देखी, उसका रोता हुआ मन नहीं देखा। मम्मी पापा व्यावहारिक थे। बस तुरंत फुरत उसके लिए लड़का देखा जाने लगा। बड़े प्यार दुलार से गीतू की पढ़ाई बंद करवा दी गई। जिस लड़के से गीतू का विवाह तय हुआ वो एक बड़ा अफसर था। छोटे कद का अनाकर्षक सांवला व्यक्ति। विवाह होने में अभी 3 महीने थे और इन्हीं 3 महीनों में गीतू ने रविंद्र से मिलकर उससे प्रेम करने की कोशिश करी। सफल हुई या नहीं ये तो वो भी नहीं जानती, लेकिन विवाह हो गया और इस तरह वो गीतू से मिसेज मुखर्जी बन गई। आज 3 बरस बाद वो एक बच्ची की माँ है। घर गृहस्थी वाली घरेलू औरत, सुंदर और आकर्षक। हाँ, नौकरी वोकरी नहीं करती, उसे जरूरत भी नहीं है नौकरी करने की। पति जो क्लास 1 अफसर है। इन 3 बरसों में गीतू जान चुकी है कि विवाह करने से ही प्रेम नहीं उपजता। 700 लेने से भी प्रेम नहीं हो जाता। कोशिश करने से भी प्रेम नहीं होता। प्रेम तो अनायास हो जाता है, सायास नहीं। वैसे ही जैसे उसे तुषार से हुआ था। रविंद्र के साथ दिन रात बिताते हुए उसने जाना कि रविंद्र को आत्म प्रशंसा की भूख है। उसे पता है कि वो अनाकर्षक है और अपनी इस अनाकर्षकता को वो अपने बड़बोलेपन से ढक देना चाहता है। गीतू जैसी सुंदरी को दबा देने की चाहत उसके मन में जब तब उठ आती है और वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को गिनाने लग जाता है। गीतू को पता है कि उसे अब रविंद्र के साथ ही निभाना है। उसने निभाना सीख भी लिया है। तब भी अक्सर लगता है कि काश बीते दिन लौट आए। नौकरी में प्रमोशन के साथ ही रविंद्र को नियमित पीने की लत लग गई है। उसके बहुत से सरकारी माथत उसके लिए शराब का इंतजाम कर देते हैं। गीतू को शराब से सख्त नफरत थी, लेकिन जो उसके सामने बैठकर रोज पीता है वो उससे कैसे नफरत कर सकती है। वो तो उसका पति है। उस समय गीतू को लगता है कि वो उसका पति नहीं, कोई अजनबी है। उसने कभी नहीं बताया अपने मम्मी पापा को कि रविंद्र ने एक दिन शराब के लिए बहस करते करते उसके गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया था। फिर तो गीतू बात करते अतिरिक्त सावधान रहने लगी। अब ज्यादा उलझती नहीं थी रविंद्र से। नशे में बार बार रविंद्र उसे अपनी डिग्रियां दिखाता, अपने मेडल्स दिखाता। अब तो गीतू को ये सब राम नाम जैसा रट गया था कि रविंद्र ने 10वीं में अपने पूरे जिले में टॉप किया था। 12वीं में 90% अंक आए थे। पहले प्रयास में IIT क्रैक किया था। फिर पहली ही बार में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन। उसके अधिकतर कुलीग्स की पत्नियां डॉक्टर, इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जबकि गीतू का तो MA भी पूरा नहीं हुआ। शुरू में गीतू कुछ समझती नहीं थी, लेकिन समय के साथ समझने लगी कि ये सब उसे जानकर सुनाया जाता है। लेकिन कब तक? ये सब क्या उसे आजीवन सुनते रहना होगा? गीतू सब कुछ कर सकती थी, लेकिन रविंद्र ने उसे कभी कुछ करने नहीं दिया। गीतू को एक छुईमुई गुड़िया ही बना रहने दिया। गीतू दबती गई। गीतू जान चुकी है कि रविंद्र को बस खुद से प्यार है। खूबसूरत गीतू उसके लिए मात्र एक ट्रॉफी है, हर आयोजन में साथ रहने के लिए। पैसा है, रुतबा है
और गीतू के अधरों पर निरंतर बनी रहने वाली एक नकली मुस्कान भी है। सोसाइटी में दोनों की जोड़ी आदर्श मानी जाती है। क्या जीने के लिए इतना पर्याप्त है? गीतू खुलकर सांस लेना चाहती है, मगर उसे लगता है वो सोने के पिंजरे में कैद है। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं। उसका दिल कहता है कि अगर उसने तुषार को चुना होता तो शायद उसके जीवन में इतनी घुटन नहीं होती। दूसरी तरफ उसका दिमाग कहता है रविंद्र के साथ उसका भविष्य सुरक्षित है। जीवन सहज सुगम रहे, इसके आर्थिक सुरक्षा का संबल आवश्यक है, लेकिन उसका क्या जो तुषार के पास छूट गया और रविंद्र से जुड़ा ही नहीं। वो याद करती रही तुषार के चेहरे की कोमलता, उसकी काव्यात्मक भाषा, गीतू की उंगलियों पर उसकी छुअन। नहीं पता कि तुषार अब कहाँ होगा, नहीं पता कि रविंद्र को चुनकर उसने सही किया या गलत, नहीं पता कि कल को उसकी अपनी बेटी भी जीवन साथी के रूप में जब किसी को चुनेगी या ऐसे ही किसी दोराहे पर खड़ी होगी तो गीतू क्या कहेगी, क्या करेगी। दिल और दिमाग की इस कशमकश में गीतू लगातार उलझती रहती है। ये कशमकश कब तक चलेगी नहीं पता, लेकिन जब भी किसी पूर्वा हवा का झोंका आता है तो उसे भ्रम होता है तुषार ने उसे छुआ है। जब भी कोई बिरहा गाता है उसे लगता है तुषार ने उसे पुकारा है, और जब भी वो चुपचाप अकेली बैठती है उसे भ्रम होता है कि तुषार ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी है शायद। वो दौड़कर दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता।